नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की इस स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे एग्रो केमिकल्स वाली कंपनी। देखिए, इंडिया में एग्रो केमिकल्स की काफ़ी सारे फ्यूचरिस्टिक्स स्टॉक्स निकल के आती है। उसमें एक कंपनी की यदि हम फिलहाल चर्चा कर रहे हैं, इसमें ऐसा क्या रहा है कंपनी को लेकर के जो एग्रो केमिकल में अपनी जगह जो है क्रिएट करती करती बाद में कई बार हम लोगों ने देखा है कि गिरावट भी दे दर्ज कर जाती है, कई बार चढ़ भी जाती है। मार्केट की सोच के अलग सोचने की ज़रूरत पड़ती है और वो कहती है कि 6,000 से ज़्यादा डीलर्स है कंपनी के पास। कंपनी अपने कामकाज में व्यस्त है, जहाँ पे 70,000 रिटेलर की बात कहती है, 80% इंडियंस डिस्ट्रिक्ट्स कवर करती है और 5 मिलियन प्लस हैप्पी फार्मर्स के साथ इनका जुड़ाव लगा हुआ है। जहाँ पे इनकी जो प्रोडक्टिविटीज़ हैं, वो वहाँ तक पहुँचती हैं और इसमें या विनिंग फॉर्मुलेशन की बात किया जाए या इनकी प्रोडक्टिविटीज़ को बात किया जाए, जो इंडिया में इनके पास बिजनेस है उसमें कहते हैं कि हमारे पास क्रॉप प्रोटेक्शन, क्रॉप न्यूट्रिशंस, सीड्स का काम, एनिमल्स न्यूट्रिशंस और द जो कि हाउस होल्ड प्रोडक्ट हैं और साथ में कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का कामकाज भी कंपनी करती है। अपने सारी सारी सभी कंपनियां कहती हैं कि हम अपने बिजनेस में सस्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं और सस्टेनिटी की तरफ इशारा भी देती है कई बार। मुंबई बेस्ड कंपनी है, चलिए समझने की कोशिश करेंगे। बीएससी एनएससी लिस्टेड है। फिलहाल आज हमने देखा कि मार्केट में एक बड़ी गिरावट हुई और ये अक्सर देखा गया कि मार्केट में जब कोई गिरावट होती तो कोई ना कोई स्टॉक चढ़ भी रहा होता है, कोई ना कोई स्टॉक में गिरावट भी दर्ज करती दिखी है। जबकि पिछले कुछ दिनों की ट्रेंडिंग को आप देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट में लगातार बिकवाली का प्रेशर बनता रहा है। अब आखिर पैसा बनाना, पैसा ना बनाना, कितना प्रॉफिट बना, कितना लॉस बना, ये तो अलग बात है, क्योंकि मार्केट में कुछ न कुछ लोगों के पास एक पॉकेट से दूसरे पॉकेट में जाते हैं। किसी के पास थोड़ा सा प्रॉफिट बनता है तो किसी के पास थोड़ा सा नुकसान की सादा बन जाती है। समरी डेटाबेस के मुताबिक देखा जाए तो कंपनी का नाम है रैलिस इंडियाज लिमिटेड और ये कंपनी जो है करीब करीब कहती है, कंपनी कहाँ से बिलोंग करती है। ये कंपनी कहती है कि टाटा ग्रुप्स कंपनी के साथ इनका कारोबार है। हिस्ट्री ऑफ द 150 ईयर का एक्सपीरियंस। द कंपनी इज द कहती है जो इंडिया, द कंपनी इज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द एग्रोकेमिकल्स एंड द प्रेजेंस अक्रॉस द वैल्यू चेन ऑफ द एग्रीकल्चर इनपुट को लेकर के, जहाँ पे फ्रॉम द सीड्स, ऑर्गेनिक्स, प्लांट्स ग्रोथ, न्यूट्रिशन की बात और इसको लेकर के दर्ज करती है। तो ये कहती है इसके बेसिस पे जो टाटा ग्रुप से बिलोंग करती नजर आती है। तो इनके प्रोमोटर्स ग्रुप में कौन है? तो टाटा केमिकल्स लिमिटेड और ईवाल्ट, जो मेन कह सकते हैं कि टाटा केमिकल्स लिमिटेड के पास इनकी होल्डिंग है। ये इनका उनकी सब्सिडरी कंपनी है और यहाँ पे मार्केट की रेस की रफ्तार से देखा जाए तो ये टाटा ग्रुप की कंपनी में बुक वैल्यू के मुताबिक जो मार्केट की प्राइस है वो 270% के आसपास मूव किया है। इंट्रिंसिक वैल्यू के मुताबिक देखा जाए तो करीब जंप कर चुका है, लेकिन बुक वैल्यू से काफ़ी बेटर दिखती है। हायर टू हायर देखा जाए तो करीब 37,380 तक गया था, लोअर साइड 236 के आसपास की बातें कहती है। बॉटम से कह सकते हैं कि यहाँ से केबल और केबल अभी जो प्राइस हैं वो करीब करीब 12 साढ़े 12% की जंप करके आगे क्रिएट करती दिखी है। पीयर्स के मुकाबले यदि कंपेयर करते हैं इन स्टॉक को तो ये दर्ज करती है कि कंपनी में ऑलमोस्ट कह सकते हैं करीब 10% नहीं, करीब 30% के आसपास की उछाल ज़्यादा है इन्वेस्टर की रिएक्शंस के मुताबिक, जबकि अर्निंग पर शेयर करीब 7 रुपये के आसपास और इसके मुताबिक मार्केट की कैप भी करीब 5,200 करोड़ क्रिएट होती है। इसमें यदि आप इनकी प्रमोटर कंट्रोल, जहाँ पे टाटा केमिकल्स की बात किया जाता है, 55% है, कोई 1 रुपये का प्लेस नहीं है। आर ओ जहाँ पे डिविडेंड भी लगातार पे आउट करती रही। आर ओ ई बहुत ज़्यादा नहीं है, 8 से लेकर के 10 से 11% तक घूम रही है। करंट रेशियो के मुताबिक हमने देखा कि आउटस्टैंडिंग पार्ट तो काफ़ी ज़्यादा कहती है, लेकिन और कंपनी का जो नेट इनकम मार्जिन है वो केवल 5% है। इसलिए यहाँ पे मार्केट की आउटस्टैंडिंग फ्रॉम द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से थोड़ा ज़्यादा ही दर्ज करती दिखी है। जहाँ पे डेट टू इक्विटी 0.04 करंट रेशियो का नंबर भी दर्ज करती दिखी है। तो ट्रेंडिंग कैसा रहा है उसको अवलोकन करने के लिए जब हमने गूगल फाइनेंस की हेल्प से इनके डेटा को कैप्चर करने की कोशिश किया, तो आज तो मार्केट में इसमें बड़ी लंबी क्रैश हुई, जहाँ पे 8% 10% तक की गिरावट की बात कही गई है और टाटा ग्रुप की इस कंपनी में 8-10% का और गिरावट होना और कहती है एस्टिमेटेड इन द एनालिसिस फॉरकास्टिंग को लेकर के। अब एनओडी डेटाबेस के मुताबिक देखेंगे
तो जिनका जो फाइनेंशियल था वो ईयर ऑन ईयर बेसिस की ग्रोथ चल रही थी। फिलहाल जो 24 तक का तो ग्रोथ था उसमें थोड़ा सा ब्रेक लगती दिखी थी। और उसी लिहाज से आप पिछले कुछ सालों के डेटाबेस को देखते हैं इनकी स्टॉक परफॉर्मेंस को, जिस हिसाब से सेल्स का नंबर रहा है, क्या उसी लिहाज से इनका परफॉर्मेंस 5 सालों में रहा है कि उसके विपरीत रहा है? देखिए, ऑन एवरेज देखा है तो मार्केट कंसोलिडेट होती रही थी, काफी दिनों तक मार्केट ब्रेकआउट करके आगे निकली, लेकिन फिर दोबारा मार्केट ने डिप लेने की कोशिश करने की चाहत में चली गई। जहां क्वार्टरली डेटाबेस भी उसी रफ्तार से था, इस रफ्तार से हम अभी चार्ट को देख रहे थे, मार्केट अप और डाउन दोनों की सिचुएशन क्रिएट करती है। तो वहीं पे पिछले 1 साल के दौरान की बात करें तो मार्केट बॉटम से हायर साइड गई और हायर से दोबारा बॉटम की कगार पे आके क्या जो रिजल्ट का प्रोस्पेक्टिव डेटा होगा उसके मुताबिक यदि दिसंबर का डेटा कभी फिलहाल देखें तो ये कहती है कि यहाँ पे गिरता हुआ निकला, जहाँ पे वायो में 12% से लेकर के नेट इनकम अदर सोर्स ऑफ इनकम को मिला दिया जाए तो 24% से ज्यादा की गिरावट रही। यहाँ जो चार्ट ग्राफ में गिरावट रही है पिछले 1 साल में, वो इतनी बड़ी गिरावट तो नहीं रही, जबकि वायो वाई के मुताबिक तो गिरावट लंबी थी। अभी मार्केट में गिरावट ज्यादा देर दर्ज करती, उसके पीछे का वजह है कि इनका जो रिजल्ट प्रोस्पेक्टिव है उसमें थोड़ा सा कमी दर्ज करती दिखी है। 12 महीने के डेटाबेस के मुताबिक अच्छी खासी रेवेन्यू सोर्स क्रिएट करती है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ठीक ठाक करती है, इंटरेस्ट और अदर्स ऑफ इनकम आपस में एडजस्ट करने के काबिल बनती है। साथ में ईयर ऑन ईयर बेसिस की ग्रोथ को देखें तो सेल्स में जो चल रही थी धीमी दशा से उसमें गिरावट आ गई, जो ये लगातार गिरती नजर आई थी उसमें अब ट्रेंड दर्ज करती नजर आती। स्टॉक प्राइस सीजीआर के बेसिस पे 11% तक मूव क्रिएट करती, रिटर्न ऑन इक्विटी नियरली 8 से 10% की आसपास की बातें तो शामिल करती। जबकि आप इनकी कंपेरिजन हमने देखा तो ऑलमोस्ट कितनी परसेंट की कमाई को सेव करती थी नेट इनकम मार्जिन में, केवल कितनी परसेंट, 5% की कमाई को सेव करती थी, जिसमें अदर्स ऑफ इनकम में इंक्लूडेड था। 3 महीने की टाइम फ्रेम की बातें कहती है, कंपनी में बहुत ज्यादा कर्ज की बात बिल्कुल नहीं कहती है। जो उसका डेटा सामने आया था सितंबर तक, तो बैलेंस शीट में अब इन दोनों बातों को बिल्कुल टच करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये अब जब मार्च में आएगा तभी एग्जैक्टली पता चलेगा, अदरवाइज इनका डेटाबेस में कुछ ना कुछ कमी दर्ज कर जाती है। ये लास्ट 12 महीने के डेटाबेस में हमने 5% की कमाई को देखा। इन दोनों बातों को हटा देना ही ठीक लगता है आज के सिचुएशन में, क्योंकि जब बैलेंस शीट के डेटाबेस यदि नहीं है उस पीरियड का तो फिर ये इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता है एज पर फॉर्मूला बेस्ड। इसके अलावा यदि पीयर से कंपेयर करते हैं इस कंपनी को, जो कि पीआई इंडस्ट्रीज हों, यूपीएस हों और धेनुका एग्रो जैसे एग्रोटेक जैसे कंपनी शामिल है, वहाँ पे इन कंपनियों में निवेशकों का जो इंटरेस्ट है कुछ कंपनियों से ज़्यादा है और कुछ कंपनियों से कम की बात कहती है। जबकि नेट इनकम पोर्शन को देखा जाए तो इस कंपनी 5% कमाती है, तो जो पीआई इंडस्ट्रीज है वो अपने ओवरऑल बिजनेस से 23% तक की कमाई को सेव कर पाती है। ये काफ़ी ज़्यादा गैपिंग की बात करती है, तो हमने इनको समझने की कोशिश किया है, जो कि एक टाटा ग्रुप से बिलोंग करने वाली कंपनी, टाटा केमिकल्स की ही सब्सिडरी कंपनी रही है। और इसकी यदि सब्सिडरी लिस्ट में देखा जाए तो कह सकते हैं कि टाटा केमिकल्स केवल एक ही जगह कंपनी नहीं, टाटा केमिकल्स काफ़ी सारी कंपनी में अपनी होल्डिंग लगा के रखी है थोड़ा बहुत करके। और इन कंपनियों के पास देखा जाए तो काफ़ी सारी कंपनी में होल्डिंग है दर्ज करती दिखी है। एक ये परत दर था। इसके अलावा यदि हम आप उन पार्टों को देखते हैं, एफ आई डी आई की, एफ आई अच्छी खासी, डी आई की भूमिका अच्छी खासी है कंपनी में, गवर्नमेंट की अच्छी खासी होल्डिंग ना होने के ना है, क्योंकि करीब करीब थोड़ा सा तो है, आधा परसेंट से थोड़ा सा कम की बातें कहती है। इसमें कई बार कुछ हमने पहले की बात में सुपर इन्वेस्टर हुआ करते थे, राकेश झुनझुनवाला, रेखा झुनझुनवाला, तो इनके पास होल्डिंग हुआ करता था इस कंपनी में। आजकल इसके पास होल्डिंग नहीं है, ऑलमोस्ट करीब 1,25,000 से लेकर 1,50,000 के आसपास निवेशकों का इंटरेस्ट जाहिर करता है। और जो लेटेस्टली अपडेट की बात करें तो रिजल्ट अपडेट हुआ था, ऑडियो विजुअल कॉन्फ्रेंसिंग कॉल अपडेट किया था, फाइलिंग अप इनकी 2 दिन पहले इनका रिजल्ट अपडेट हुआ था। इस रिजल्ट के प्रोस्पेक्टिव डेटा की बेसिस पे देखा जाए तो शायद कंपनी ने कुछ आंकड़ा दिया होगा, तो इसका डेटाबेस इस तरह का था जिसको कई बार कुछ चीज़ों को पढ़ना और ना पढ़ना में काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। हमने इनको उन पार्टों को लेकर के समझने की कोशिश किया है, जबकि पीपीटी के माध्यम से कंपनी ने अपनी कॉन्फ्रेंस मीटिंग में बताई है, जो हमारा जो रिजल्ट का पर्सपेक्टिव था उसमें कि चाहे रोबोट्स इन द वैल्यू की बात, सीडिंग्स ग्रोथ की बात,
तो ये काम-काज करती है। देखिए जहाँ पे ऑर्गेनिक पे काफ़ी ज़्यादा फ़ोकस दिया गया है, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल प्रोडक्ट को लेकर, एक्सपोर्ट बिज़नेस को लेकर के। जिसमें क्रॉप केयर की बात कहती है, बी2बी में इनका कारोबार सेल्स है। सीड्स बिज़नेस को लेकर कंपनी ने कहा कि कस्टमर सेंट्रिक से लेकर के पार्टनरशिपिंग हो या इन्वेस्टिंग का हो, और इसमें जो Q3 एंड जो 9 मंथ का डेटाबेस था, उसको लेकर स्नैपशॉट दिया, जहाँ पे अच्छी खासी ग्रो की बात करती नज़र आई, जहाँ पे कुछ पीरियड के मुकाबले उसमें गिरावट भी थी और कुछ पीरियड के मुकाबले अच्छी खासी ग्रोथ भी दर्ज करती दिखी थी। जहाँ कंपनी ने ये कहा दिया कि हमारे पास YoY के डेटाबेस के मुताबिक हमें ग्रो कर रहे हैं, वहीं पे ये कहते हैं जो Q3 रिवर्ट डाउन फॉर द Q3 फाइनेंशियल ईयर मुताबिक डाउन ट्रेंड में दर्ज करती है, तो कई बार कुछ चीज़ें अप ट्रेंड में दर्ज करती दिख जाती है। इसका प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा लगा। सस्टेनेबिलिटी की बात कहती है ऑलिंगास और 30% इंडस्ट्री ऑफ द रेवेन्यू कॉस्ट की बात कहती है आजकल, और कम्युनिटीज स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ और इनकी डेटाबेस था, उसको हमने एक नज़र समझने की कोशिश किया है। और ये टाटा एंटरप्राइजेस की ही कंपनी रही है, इसको लेकर के उन्होंने अपनी बात भी रखी। और ऑल ओवर देखा है तो प्रेस्टाइज इन द एग्रोकेमिकल से डील करने वाली कंपनी के तौर पर कामकाज करती है। निवेशकों को लेकर डिविडेंड की पार्ट में लगातार 2-2.5 रुपये तक देती रही, चाहे 20 हो, 21 हो, 22 हो, 23 हो, 24 के लगातार फाइनेंशियल ईयर में। रिजल्ट अपडेट की बात किया जाए तो इसमें सेल्स में लगातार गिरावट रही। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन में तो बड़ी लंबी गिरावट हो गई, रह गई फ्रॉम द क्यू और क्यू बेसिस पे। एनालिसिस की पार्ट में देखा गया कि कंपनी में अच्छी खासी निवेशकों का इंटरेस्ट जाहिर करता है, लेकिन स्टॉक की परफॉर्मेंस जो है वो डिमांड में नहीं रही है। जबकि सोचने वाली बात थी, जो कंपनी में एफआई और डीआई की जो भूमिका थी वो काफ़ी ज़्यादा था। जहाँ पे डीआई की भूमिका में की बात कर किया जाए तो डीआई में निकल के आता है, चाहे वो एसबीआई की बात करूँ तो एसबीआई म्यूचुअल फंड के पास इस कंपनी में करीब करीब 7% से ज़्यादा की होल्डिंग है। और दूसरी तरफ निप्पॉन्स लाइफ हो या कुछ ऐसी कंपनी जिसमें कि टाटा म्यूचुअल फंड की खुद भी होल्डिंग बनती दिखी है। दोस्तों इसके अलावा एक गोल्डन रूल को हम लोग डिस्कस करते रहते हैं, हमेशा कहते हैं, क्योंकि मार्केट में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पे कुछ फाइनेंशियल मुताबिक कामकाज करती है, कुछ नहीं करती। कुछ लोग कहते हैं कि टारगेट क्या है, कुछ कहते हैं कि बॉटम पे हमें लेना है या नहीं लेना है। क्योंकि देखिए मार्केट में हमेशा कोई ना कोई ले रहा है, ऐसा नहीं कि मार्केट में कोई ले नहीं रहा है, कोई खरीद नहीं रहा है, कोई बेच नहीं रहा है। बस बशर्ते क्या है, तो अपनी खुद की पॉलिसी यदि हम बना लेते हैं ना, तो मार्केट यदि आप चल रही है तो अपने प्रॉफिट को थोड़ा बहुत बुक कर लेते हैं। यदि लॉस बहुत ज़्यादा करती है तो एसएल के साथ निकल जाते हैं। तो उसमें क्या होगा, भला ये होता है जब अपनी कैपिटल बच जाती है और जो प्रॉफिटेलिटी के टाइम पे प्रॉफिट क्रिएट हो जाता है, वो अपनी जो कैपिटल लगी हुई है वो उसमें से निकल गया, जो वेस्ट बच गया वो आपकी एसेट्स में आप रख सकते हैं फ्यूचर, यदि ग्रोथ अच्छी खासी बन रही है तो। इसलिए गोल्डन रूल जो है ना, इसलिए अप्लाई करना जरूरी होता है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि गोल्डन रूल अप्लाई करने के बाद ही मार्केट में सस्टेन कर पाएंगे। अदरवाइज मार्केट में एंट्री और एग्जिट तो आसानी से मिल जाएगा, सेकंड बार में आप एंट्री कर जाएंगे, सेकंड बार में एग्जिट कर जाएंगे। मार्केट में टिक पाना बड़ा मुश्किल काम होता है। वी आर नॉट अ ट्रेडर, नॉट एन एडवाइजर, ओनली लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम लेके आते समझने की कोशिश करते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग दोस्तों।